दोस्तों, पद भेद के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के एक पार्ट को देख चुके हैं। आज हम क्रिया को प्रयोग के आधार पर क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम कर्म के आधार पर क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, एक था सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आज की इस वीडियो में हम संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके निम्नलिखित 11 भेद हैं। इन्हीं 11 भेदों को हम विस्तृत रूप से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समय न गवाते हुए आइए हम आरंभ करते हैं। मैं रविकांत प्रजापति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और अपेक्षा भी करूंगा कि आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और हिंदी भाषा से संबंधित अपने ज्ञान को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें पहला भेद है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लौट आना मतलब लौट आया, दो क्रिया है, लौटना और आना। एक क्रिया है, लगना एक क्रिया है, पहुंचना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। मतलब दो क्रियाएं हैं और एक रूप प्रदान कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, दोनों क्रियाओं को एक किया गया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया होती है। यहाँ पर लौटना, रोना और पहुंचना आपकी क्या है, मुख्य क्रिया, और जो बाद की क्रियाएं हैं ये है रंजक क्रियाएं। तो इनको क्या बोला जाएगा, संयुक्त क्रिया। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों की अर्थ तभी परिपूर्ण हो रहे हैं जब दोनों क्रियाएं जुड़ रही हैं। जैसे माताजी बाजार से आ गई, तो यहाँ पर देख रहे हैं आ जाना पूरा भाव तभी हमें मिल रहा है, वरना आना और जाना दोनों क्या है, विपरीत क्रियाएं हो गई। परंतु पूरी क्रिया एक साथ जब आई तो उनका भाव एक विशेष ही अर्थ लेके आया। इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है और गई रंजक क्रिया है। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही हैं। तो इसी प्रकार संयुक्त क्रिया के विषय में हम और विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि स्वम में संयुक्त क्रिया ही 11 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। सबसे पहला होता है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पढ़ना मुख्य क्रिया और लगना रंजक क्रिया। पानी बरसने लगा, बरसना मुख्य और लगना रंजक क्रिया। राम खेलने लगा, खेलना मुख्य और लगना रंजक क्रिया। तो यहाँ पर देखना सब कार्य ये आरंभ हो रहे हैं, इसलिए इनको आरंभ बोधक क्रिया कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर हम 11 भेद देख रहे हैं, जिसमें से पहला हमें संयुक्त क्रिया मिली, और संयुक्त क्रिया के ही 11 मुख्य भेद हैं जो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो हम क्रिया को इतने विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमसे बाहर नहीं होने वाला है। तो अपेक्षा यही रहेगी कि आप पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखें, समझें, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरी होती है समाप्ति बोधक। ये तो आरंभ बोधक थी, जब वाक्य आरंभ हो रहे हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है। दूसरा जब समाप्ति हो रही थी, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, मतलब कार्य समाप्त हो गया है, समाप्ति बोधक। खाना एक क्रिया है, चुकना दूसरी क्रिया है। वह पढ़ चुका है, धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक क्रियाएं बनती है। जहां पर भी आपको चुकना मिले इसका मतलब क्रिया किस प्रकार है, समाप्ति बोधक। तो आपको दो क्रियाओं का पता चला संयुक्त क्रिया में, आरंभ बोधक और समाप्ति बोधक। तीसरी मुख्य क्रिया है अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया है, सो ही नहीं रहा था, मुश्किल से जाने न पाया है, तो ये क्या हुई, ये अवकाश बोधक क्रियाएं हुई।
में चौथी महत्वपूर्ण क्रिया है अनुमति बोधक, जिसमें अनुमति दी जाती है, अनुमति प्रदान की जाने वाली, जिससे कार्य की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु से बनती है। जाना और देना दो क्रियाएं हैं, संयुक्त हो रहा है, संयुक्त के दो क्रियाएं संयुक्त हो रही हैं। बोलना और देना दो क्रियाएं हैं, पर संयुक्त रूप हमें दर्शाया जा रहा है, एक विशेष अर्थ दिया जा रहा है जिसमें अनुमति मांगी जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हम 4 प्रकार इसमें इस स्लाइड में हम मालूम कर चुके हैं। तो आइए आगे जानते हैं। पांचवी है नित्यता बोधक, कंटिन्यूअसली, जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, मतलब कंटिन्यूअसली वो कार्य चल रहा है, जारी है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है, जैसे हवा चल रही है, तो रहना और चलना दो क्रियाएं हुई, तो संयुक्त क्रिया का बोध हो रहा है। पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा, मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आप ये देखें कि किस क्रियाओं के योग से हमारी कौन सी क्रियाएं बन रही हैं। अगली देखते हैं, आवश्यकता बोधक क्रिया, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह काम मुझे करना पड़ता है, आवश्यकता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, दो वाक्यों में जिसमें करना पड़ता है, करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पढ़ना या होना चाहिए आदि क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक क्रियाएं बन रही हैं। नेक्स्ट है निश्चय बोधक, निश्चितता जिसमें आए, डेफिनेट चीज जिसमें हो, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच ही में बोल उठा, निश्चित है, वह बीच ही में बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो, मतलब सभी वाक्यों में क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि निश्चित कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, इच्छा बोधक, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, क्रिया के साथ चाहना क्रिया जुड़ रही है, जिससे हमारी इच्छा का पता चल रहा है। उसके बाद आती है अभ्यास बोधक, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक क्रिया बनती है। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, तो खेलना और करना दो क्रियाएं हुई, यहाँ पर लिखना और करना, यहाँ पर पढ़ना और करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करना तीनों में जुड़ा है, तो करना क्रिया से क्या हो रही है, अभ्यास बोधक क्रिया का पता चल रहा है। हमारी 10वीं क्रिया जो है शक्ति बोधक, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, इसमें क्या हो रहा है, सकना क्रिया के जुड़ने पर हमें पता चल रहा है कि कौन सी क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया है। हमारी अंतिम और 11वीं जो संयुक्त क्रिया का भेद है, वह है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है ना, पढ़ना लिखना एक साथ आया, वह प्राय आया जाया करता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहते हैं। ये क्रिया क्या हो रही है, पुनरुक्त कर रही हैं, तो इसलिए पुनरुक्त संयुक्त क्रिया इनको कहते हैं। तो ये वो 11 क्रियाएं थी जो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो यदि इसमें क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अब हम संयुक्त क्रिया के बाद जो अर्थ और प्रयोग के आधार पर दूसरी क्रिया थी उसको जानते हैं। दूसरी आती है नाम धातु क्रिया, जो नाम से बनती है। कौन सा नाम, या तो संज्ञा से होगा या विशेषण से। आइए देखते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, अब हथियारा किससे बना, हाथ से। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, अपनाना क्या हुआ, सर्वनाम, अपना से बना अपनाना। उपयुक्त वाक्य में हथियाना और अपना क्रियाएं हैं, और ये हाथ संज्ञा और अपना सर्वनाम से बनी है। बिल्कुल हम जानते हैं कि हाथ संज्ञा है और अपना सर्वनाम है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। यहाँ पर विशेषण के साथ सर्वनाम भी
जुड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और अनुकरणवाची विशेषण से बनती हैं। वो शब्द हैं संज्ञा शब्द जैसे सर्व से बना सरमाना, बात से बना बतियाना, सर्वनाम अपना से अपनाना, विशेषण साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, अनुकरणवाची शब्द थप थप से थपथपाना और थरथर से थरथराना। तो ये क्या हुए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्द। इन सब से क्या बन रहे हैं? हमारे नाम धातु क्रियाएं बन रही है। तो हमारे अर्थ और प्रयोग के आधार पर पहली क्या थी? संयुक्त क्रिया और दूसरी नाम धातु क्रिया। आइए तीसरी क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरी है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण देखें, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो किससे? नौकर से। क्या करवाता है? कार साफ। करवाना क्रिया हुई। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाती है। अध्यापक कर्ता, छात्र क्या हुआ? गौण कर्म। मुख्य कर्म क्या है? पाठ। क्रिया क्या हुई? पढ़वाना। तो हम देख रहे हैं अब हम सभी पदों की पहचान करने लगे हैं वाक्य के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मालिक और अध्यापक प्रेरणा देने वाले हैं, कर्ता है, नौकर छात्र को प्रेरित कर रहा है। अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाता और पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कैसी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला कर्ता मालिक, अध्यापिका जो प्रेरक हैं, और प्रेरित कौन हुए हैं? यहाँ पर करो छात्र प्रेरित हुए हैं, जिनको हम कर्म भी कह सकते हैं। तो वही हमारे प्रेरित कर्ता भी हुए। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप दो हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो प्रथम प्रेरणार्थक की माँ है, क्या कर रही है? भोजन बनवा रही है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। तो इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बन के प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हुई। द्वितीयक माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। पहले वाक्य में क्या कर रही थी? माँ स्वयं भोजन बना रही थी। दूसरे वाक्य में पुत्री से भोजन बनवाती है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि पहले वाक्य में माँ खुद खाना बना रही है और दूसरे वाक्य में पुत्री से बनवा रही है। इसी प्रकार पहले में नौकरानी बच्चे को झुला रही है स्वयं, और दूसरे में माँ नौकरानी से बच्चे को झुलवाती है। मतलब माँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आए। यहाँ पर जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, प्रेरणा दे रहा है अथवा दूसरे से कार्य करवा रहा है, यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, परंतु उनको करने और करवाने वाला कर्ता अलग अलग है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। जिसमें मूल क्रिया हमारी देखेंगे अगर हम, उठना, तो प्रथम क्या होगी? उठाना, और मैं किसी कार्य को खुद करना और करवाना। ऐसे ही उठाना, उठवाना, उड़ना से उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना से चलाना, चलवाना। इसी प्रकार जगना क्रिया, जगाना और जगवाना, सोना से सुलाना, सुलवाना, पीना से पिलाना और पिलवाना। तो हम प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कर चुके हैं। जब हम किसी से कार्य करवा रहे हैं तो वहां पर क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक होगी, और जब खुद स्वयं करेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी ना। तो अपेक्षा कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, आप इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। इसके बाद चौथी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया से पहले ही। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है अथवा पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की ना, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया ना। तो पहुंचना और फोन करना दो क्रियाएं। तो पूर्वकालिक क्या हुआ? पहुंचकर फिर फोन किया। उपयुक्त वाक्य में पूजा की तथा फोन मुख्य क्रियाएं हुई। इससे पहले नहाकर और पहुंचकर क्रियाएं हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ पहले समय में हुई क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे चोर सामान चुराकर
भाग गया। तो चुराना पहले और भागना बाद में। व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, तो पहले कौन सी क्रिया की? भागकर। दूसरी क्रिया की पकड़ना। तो इसका मतलब पूर्वकालिक और उत्तरकालिक क्रियाओं के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें पांचवी है हमारी मूल क्रिया। जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, न तो उसे अन्य धातु से उत्पन्न हुई हो और ना ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं। जिसमें चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना आदि आते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। उसने पत्र लिखा, तो मूल क्रिया हुई हमारी। रमेश आया, तो यहाँ पर लिखना और आया, ये हमारी मूल क्रिया है। नामिक क्रिया, संज्ञा सर्वनाम आदि से जो क्रियाएं बनती हैं उनको नामिक क्रिया कहते हैं। दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना आदि क्रियाएं रूपों में देना, होना, पढ़ना आदि से मिश्र किया जाता है। उसके बाद सातवीं आती है हमारी समस्त क्रिया। जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो अथवा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, उसे समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे खेल कूद, उठ बैठ, चल फिर, मार पीट, कह सुन आदि, ये सब क्या हुई? हमारी समस्त क्रिया। आठवीं आती है हमारी सामान्य क्रिया। जब हम सामान्य रूप से क्रिया होती है, जैसे लड़का पढ़ता है, कुछ नहीं है, सामान्य क्रिया है। तो ये इस प्रकार हम इन क्रियाओं को देखते हैं। आगे जो अंत में देख पाएंगे वो है हमारी नौवीं क्रिया है सहायक क्रिया। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है। अब इन तीनों वाक्यों के अंतर से आप अच्छे से समझ पाएंगे। उपयुक्त तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द है, फिसला। दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्द हैं, फिसल गया। और तीसरे वाक्य में हम यहाँ देख रहे हैं, दूसरे वाक्य में गया सहायक क्रिया है और तीसरे वाक्य में फिसल गया है, तो यहाँ पर गया है इनकी सहायक क्रिया है। हिंदी में चल, पढ़, रुक, आ, जा, उठ, दे, बैठ, बंद आदि धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त शब्द होते हैं वो सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। अगली है हमारी सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, मतलब लड़ाई लड़ी। दो क्रिया हैं, सजातीय हैं, एक ही जाति की हैं। हमने खाना खाया, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, मतलब दो क्रियाएं एक साथ एक ही जाति की आ रही हैं, तो इनको सजातीय क्रिया कहते हैं। अंतिम 11वां प्रकार जो है कर्म के आधार पर, वह है विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। यहाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, आप काम करते रहिए, ये क्या हो रही है? आज्ञा हो रही है। तो इन आज्ञा वाली शब्द क्रियाओं को कहते हैं विधि क्रिया। आप इस प्रकार अर्थ और प्रयोग के आधार पर भी जो कर्म के भेद थे 11, आप उनको जान चुके हैं। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आगे भी हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस जो अभी तक नहीं आई हैं, उन सभी तक टॉपिकों पर वीडियो आने वाली हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।